जैसा कि आपके इल्म में होगा कि श्रीलंका के दिवालियापन के बाद पूरी दुनिया पाकिस्तान को वार्न कर रही है कि आपकी इकोनॉमी भी एमरजेंसी में है या वेंटिलेटर पर है, और अगर हमारे अरबाब अख्तियार ने अकल के नाहन ना लिए तो वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान के हालात भी श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की मईशत जो एमरजेंसी रूम में या वेंटिलेटर पर मुंतकिल हुई है, इसकी बड़ी वजूहात कौन सी हैं, और उस सिलसिले में मैं आपके साथ 6 वजूहात जो है वो डिस्कस करूँगा। और इसके बाद क्या अभी भी कोई ऑप्शन है कि हम इसकी जो इकोनॉमी की सेहत है इसको बेहतर करने के लिए कुछ कर सकें, तो उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन जो हैं वो हमारी हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन ये दोनों ऑप्शन ऐसी होंगी जिनमें शायद इकोनॉमी की सेहत बेहतर ना हो, और उसके लिए मैं आपके साथ एक तीसरी ऑप्शन भी शेयर करूंगा जिससे इकोनॉमी का सेहतमंद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इस एक्शन के लिए या इस डोज के लिए हमें थोड़े से वो हौसले की, थोड़ा सा ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करना पड़ेगा और थोड़ा सा बड़ापन का मुज़ाहरा करना पड़ेगा, अदरवाइज़ पाकिस्तान के हालात काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी इस वक्त वेंटिलेटर पर है या एमरजेंसी रूम में है, तो इसकी सबसे जो पहली वजह है वो हमारा ट्विन डेफिसिट है। पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो ट्विन डेफिसिट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो एक जो डेफिसिट है वो उसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स कम हैं और इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, और स्पेसिफिकली अगर पिछले 9 माह का डेटा देखें तो पाकिस्तान में जो इंपोर्ट्स हैं वो 52% ज़्यादा हो गई एज़ कम्पेयर विद प्रीवियस ईयर, जिसकी वजह से हमारा जो अभी तक ट्रेड डेफिसिट है वो तकरीबन $35 बिलियन को क्रॉस कर चुका है, जिसको मैनेज करना मुश्किल है। और इसके साथ साथ जो दूसरा डेफिसिट है वो बजट डेफिसिट है, मतलब हमारे पास इतनी इनकम या इतने रिसोर्सेज हम जनरेट नहीं कर रहे जितने हमारे खर्चे हैं या जितने हमारे एक्सपेंडिचर हैं, जिसको मैनेज करना भी हमारे पास में नहीं है, जो इकोनॉमी की सेहत को मुतासर कर रहा है। दूसरे नंबर पर हमारी इकोनॉमी की सेहत को खराब करने के लिए जो डेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया। जिस तरह श्रीलंका की इकोनॉमी में जो डेट है उनके जीडीपी से ज़्यादा हो चुका था, इसी तरह पाकिस्तान में भी जो डेट है ये हमारी जीडीपी के बराबर हो चुका है, और इस डेट में दोनों आपका डोमेस्टिक और फॉरेन डेट दोनों इसमें शामिल हैं। और डेट की जब अमाउंट बढ़ती है तो उससे हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट को हमने रीपे करना होता है, यानी असल रकम भी वापस करनी होती है, और उस पर जो इंटरेस्ट पे करना होता है, इन दोनों की अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होती है, जो इकोनॉमी पर बर्डन होता है। और पाकिस्तान क्वार्टरली तकरीबन 4 से 5 बिलियन डॉलर जो है वो डेट रीपेमेंट की शक्ल में वो हमने अरेंज करने होते हैं, जो हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रहा है। तीसरे नंबर पर बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम कंज्यूमर सोसाइटी हैं, हम खर्च करने वाले हैं, हम प्रोड्यूस करने वाले नहीं हैं। और खर्च करने वाले जो हैं यानी हम सिर्फ कंज्यूमर्स हैं, और कंज्यूमर का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि आपके घर में जो 80-90% चीज़ें हैं वो इंपोर्टेड हैं। मतलब घर में अगर LCD है वो भी पाकिस्तान प्रोड्यूस नहीं करता, अगर वहाँ पर रेफ्रिजरेटर है वो भी पाकिस्तान इंपोर्ट नहीं करता। मोबाइल फ़ोन देख ले, मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से निकल कर अगर हम छोटी छोटी प्रोडक्ट को देखें, बच्चों के खिलौने देखें, बच्चों की छोटी छोटी मोटर्स देखें, बच्चों के जो बाइसाइकिल है, किचन आइटम्स देखें, हर चीज़ जो है हम इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है। और हम तकरीबन 5 से 6 बिलियन डॉलर माहाना इनकी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, और अगर हमारे पास रिज़र्व जो सिर्फ $10 बिलियन रह गए हैं, अगर उनसे हम 1 या 1.5 महीने के लिए चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं, इसके बाद अगर हमारे पास इंपोर्ट के लिए पैसे ना हुए तो हम पूरी दुनिया से ऑयल भी इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे, हम फूड भी इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे, और हम हेल्थ के लिए जो मेडिसिन है वो भी इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे। और आप सोच नहीं सकते अगर पाकिस्तान में ऑयल की शॉर्टेज हो, फूड की शॉर्टेज हो या मेडिसिन की शॉर्टेज हो तो मुल्क में किस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। चौथे नंबर पर पाकिस्तान में कुछ महीनों से शदीद आइनी, सियासी और माशी बहरान जो है वो पैदा हो रहा है। अब इस सूरत हाल में, इस अनसर्टन सिचुएशन में पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टर आके इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, और जब इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में एक साइड पर बेरोज़गारी बढ़ेगी,
दूसरे नंबर पर प्रोडक्शन कम होने से चीज़ों की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा, जो अगेन आम बंदे पर बर्डन हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर हम पाकिस्तान का ओवरऑल देखें तो पिछले कुछ महीनों में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर है। और उसमें सबसे बड़ी वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और इसके साथ साथ जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो आपकी करेंसी की वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट करती है, जिससे इन्वेस्टर का जो इतना प्रॉफिट नहीं होता जितना उनका रिस्क लेवल होता है, जो आपकी इकोनॉमी में लोगों की परचेजिंग पावर को कम करती है और उससे आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाती है। पांचवें नंबर पर पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत बड़ी एक जो सपोर्ट है वो रेमिटेंसेस से मिलती है। जो हमारे लोग अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड लोग पूरी दुनिया में खिदमत सार अंजाम दे रहे हैं, वो जिस वक्त पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजते हैं तो वो हमारे डेफिसिट को या हमारे जो डेट की रीपेमेंट होती है या हमारे जो अखराजात होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। और वो तकरीबन पिछले साल $30 बिलियन को क्रॉस कर गए, जो एक हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा शगुन है और इकोनॉमी की सेहत के लिए उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान साहब अगले कुछ हफ्तों में इंटरनेशनल कम्युनिटी में या हमारे जो इंटरनेशनल वर्कर्स हैं उनके साथ खिताब करने का प्लान कर रहे हैं और उनसे वो रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि आप पाकिस्तान में रेमिटेंसेस ना भेजें, और अगर पाकिस्तान में रेमिटेंसेस की कोई 20-30% उसमें कट लगता है तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए इतना बड़ा धचका होगा। और अगर खुदा नखास्ता ऐसी सूरत हाल होती है तो हमारी इकोनॉमी की जो वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन जो रेमिटेंसेस से मिल रही है शायद वो ऑक्सीजन में ब्रेकेज आ जाए, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी की सेहत किधर जाएगी। छठे नंबर पर पाकिस्तान में अगर ओवरऑल आप एनालिसिस करें तो आपको आइडिया होगा कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो डिफरेंट है। हमारा एक आम बंदे से लेकर एक सरकारी मुलाजम तक, सरकारी मुलाजम से लेकर बिजनेसमैन तक, और बिजनेसमैन से लेकर आपकी सियासी पार्टीज तक, और सियासी पार्टी से लेकर हुकूमती पार्टीज तक, हर बंदा जो है वो सियासत को अपनी प्रायोरिटी में रखता है। उसको लगता है कि उसके मसाइल ही सियासी हैं, उसने इकोनॉमी को कभी प्रायोरिटाइज ही नहीं किया। और अगर आप ट्विटर पे टॉप ट्रेंड भी देखें तो टॉप ट्रेंड में कभी भी इन्फ्लेशन, कभी पॉवर्टी या एम्प्लॉयमेंट कभी भी टॉप ट्रेंड में शामिल नहीं रहा। जब भी टॉप ट्रेंड बना है तो उसमें या एंटरटेनमेंट की कोई न्यूज़ होती है या उसमें कोई पॉलिटिकल न्यूज़ होती है। और जिस तरह पाकिस्तान में इस वक्त इकोनॉमी वेंटिलेटर पर है और हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और उसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों मिलकर जो सियासत का खेल खेल रहे हैं, लेकिन उसमें अवाम भी उनके वो कदम के साथ कदम ला के चल रही है, जिससे हमारी जो प्रायोरिटीज़ है उसका अंदाज़ा होता है कि हम डिट्रैक्ट हैं। हमारी जो इश्यूज़ हैं, हमारे जो मेजर इश्यूज़ हैं, हमने उनको इग्नोर किया हुआ है और जो हमारे नॉन इश्यूज़ हैं उनको हमने इशू बनाया हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारी इकोनॉमी को ये 6 बड़े मसाइल फेस करने पड़े, जिसकी वजह से हम वेंटिलेटर पर आ गए। अब वेंटिलेटर से हटाने के लिए हुकूमत के पास जो पहला हल नज़र आ रहा है वो ये है कि हम IMF के पास चले जाएं और IMF हमें 6 से 8 बिलियन डॉलर की मदद करे। लेकिन उसके लिए IMF की बहुत आसान सी एक कंडीशन है कि आप सब्सिडीज पेट्रोल पे भी ख़त्म कर दें, डीजल पर भी ख़त्म कर दें और इलेक्ट्रिसिटी पर भी ख़त्म कर दें। और अगर हम सब्सिडी ख़त्म करते हैं तो हमें चीज़ों की कीमतों को 20 से 40% ज़्यादा करना पड़ेगा। और अगर कीमतें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं तो लोगों की परचेजिंग पावर से वो बाहर निकल जाएंगी। लोग पहले ही हैंड थ्रू माउथ हैं। अगर मज़ीद कीमतों में इजाफा होता है तो शायद सस्टेन ना कर पाएँ और लोग घरों की बजाय सड़कों पर आ जाएं। और जब सड़कों पर आएंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि श्रीलंका में सिर्फ 2 करोड़ आबादी थी, हमारी आबादी 22 करोड़ है। अगर ये लोग सड़कों पर आए तो हालात शायद श्रीलंका से ज़्यादा बदतर हो जाए। इसके लिए जो दूसरा हल है वो ये है कि हुकूमत खुद इनिशिएट करे और IMF के पास जाने की बजाय अपनी आवाम को खुद रिलीफ दे, ताकि उनका वोट बैंक बेहतर हो, ताकि हुकूमत की रेप्यूट बेहतर हो। लेकिन अगर इस तरह करेंगे तो अगर गवर्नमेंट को रिलीफ देने के लिए टैक्स में कट लगाना पड़ेगा, और जो ही टैक्स में कट लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका खजाना खाली हो जाएगा। और जब खजाना खाली हो गया तो आपके पास इतने पैसे भी नहीं बचेंगे कि आप चीज़ों को इम्पोर्ट कर सकें। मतलब इम्पोर्ट में जिस तरह बताया, हम ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, हम फूड इंपोर्ट करते हैं और हम हेल्थ के लिए जो मेडिसिन है वो इंपोर्ट करते हैं। और अगर पाकिस्तान में कुछ दिनों के लिए ऑयल इंपोर्ट करना बंद हो जाए, फूड आना बंद हो जाए या मेडिसिन आनी बंद हो जाए, तो आप शायद इमेजिन नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या होगी।
जब पहला और दूसरा हल इकोनॉमी की बेहतरी के लिए कोई खुशाइंद नहीं है, तो एक इसके बाद हमारे पास एक तीसरा हल भी बचता है। वो ये है कि जितनी सियासी पार्टियां हैं ये सारी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो जाएं और इनकी प्रायोरिटीज़ जो हैं, इनमें जो लीडरशिप है वो इकट्ठे होकर बैठ के ये डिसाइड करें कि आज के बाद हमारी जो प्रायोरिटी है वो सियासी नहीं होगी। हमने अपने इख्तलाफात को एक साइड पर रख के अपनी इकोनॉमी को सेहतमंद करना है। जब इकोनॉमी की सेहत उनकी प्रायोरिटी में शामिल होएगा तो उससे पाकिस्तान में अगर जितनी सियासी पार्टियां हैं ये बिजनेसमैन को एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट दें तो उससे पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन है वो बेहतर हो जाएगी। और प्रोडक्शन खसूसी तौर पर जो चीज़ें हम दुनिया से इंपोर्ट करते हैं उनका इंपोर्ट सब्सटीट्यूट हम पाकिस्तान के अंदर बनाना शुरू कर दें, जिससे हमारा ट्रेड डेफिसिट भी कम हो जाएगा। दूसरे नंबर पर जब वही फैक्ट्रीज वही इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में काम करना शुरू करेगी तो उससे पाकिस्तान में लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा और रोज़गार के साथ साथ पाकिस्तान में प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी और प्रोडक्शन से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल होने के साथ साथ हमारी करेंसी की वैल्यू बेहतर होगी। और अगर पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू बेहतर होती है तो उससे हमारी जो डेट की अमाउंट है, जो हमने कर्जा लिया हुआ है, वो भी कम हो जाएगा। उससे पाकिस्तान में जो लोगों की परचेजिंग पावर है वो भी बेहतर हो जाएगी। और उसके साथ साथ पाकिस्तान में जब कीमतों में भी कमी आएगी और अगर हमारे मुल्की वक़ार में इजाफा होता है तो ये पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी, पाकिस्तान के लोगों की वेलबीइंग और पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है उसकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और अगर हम इस तीसरे हल की तरफ उसके लिए एफर्ट ना कर सके या इसको कामयाब ना कर सके तो शायद हमारे हालात भी श्रीलंका जैसे हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह बताया कि श्रीलंका के इकोनॉमिक इंडिकेटर पाकिस्तान से बेहतर थे, उनकी आबादी भी पाकिस्तान से कम थी। इसलिए अगर खुदा न हंसता इस तरह के कोई हालात आते हैं तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी वेंटिलेटर पे चल रही है इसकी सेहत बेहतर होने की बजाय मज़ीद वर्स होती जाएगी। इसलिए ये बेहतरीन वक्त है कि हमारे जो आवाम है, हमारे जो बिजनेसमैन हैं, हमारी जो सिविल सोसाइटी है, हमारे जो सियासी रहनुमा हैं, इन सब को मिलकर अपनी जो लाइन ऑफ एक्शन है या हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको रीएडजस्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब मुश्किल वक्त में इकोनॉमी की सेहत बेहतर हो जाएगी तो सियासत भी चलेगी, और अगर खुदा न खास्ता इकोनॉमी की सेहत बेहतर ना हुई तो ये कहाँ पर सियासत करेंगे।